नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम जिस पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो है रिकॉर्ड स्टूडियोज का अपकमिंग आईपीओ। आज हम एक रिकॉर्ड स्टूडियोज आईपीओ एनालिस्ट की नजरिए से इसके प्रोस्पेक्टस, फाइनेंशियल्स और बिजनेस मॉडल को डीकोड करेंगे। हमारा मकसद एकदम साफ है, बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ सॉलिड डेटा के बेसिस पर इस कॉस्मेटिक्स ब्रांड की असली तस्वीर आपके सामने रखना। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे रिकॉर्ड स्टूडियोज के बैकग्राउंड के बारे में, फिर हम देखेंगे आईपीओ की कुछ अहम डिटेल्स, उसके बाद हम कंपनी की खूबियों यानी कंपनी स्ट्रेंथ्स का एनालिसिस करेंगे, फिर हम उन संभावित खतरों या कंपनी रिस्क पर भी बात करेंगे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और अंत में इन सबका फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। बात करते हैं कंपनी के ऑपरेशंस की। रिकॉर्ड स्टूडियोज ने साल 2021 में मार्केट में कदम रखा था और तब से ये भारत के ब्यूटी और पर्सनल केयर स्पेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनका जो काम करने का तरीका है ना, वो ओमनी चैनल अप्रोच पर टिका है। अब आप सोचेंगे ये ओमनी चैनल क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक ऐसा सेटअप है जहां कंपनी हर जगह मौजूद है, चाहे वो उनके खुद के स्टोर्स हों, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हों या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स और ऐप्स। मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या किसी मॉल में जाकर उनके स्टोर से सामान खरीदें, आपको ब्रांड का एक्सपीरियंस एकदम सेम और कनेक्टेड मिलेगा। अब जरा इनके ऑपरेशंस के स्केल को देखिए। सीईओ श्री धीरज बंसल की लीडरशिप में इस कंपनी ने 350 से भी ज्यादा SKUs यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स की रेंज तैयार कर ली है। इसमें मेकअप से लेके स्किन केयर तक सब शामिल है, और इस सामान को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए इनके पास 12 अलग अलग राज्यों में 22 फिजिकल स्टोर्स और पूरे भारत में 6 वेयरहाउस का एक बहुत ही मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर। आईपीओ के वो हार्ड नंबर्स जिनका मार्केट में हर किसी को इंतजार रहता है। यहाँ जो सबसे पहला और बड़ा नंबर हमारा ध्यान खींचता है वो है इशू साइज, 44.59 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो कंपनी इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए मार्केट से उठाना चाहती है। एक एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली कंपनी के लिहाज से ये नंबर काफी मायने रखता है। इसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है प्राइस रेंज। तो यहाँ एक शेयर का प्राइस बैंड 150 रुपए से लेकर 158 रुपए के बीच सेट किया गया है, यानी इन्वेस्टर्स को इसी रेंज के अंदर अपनी बोली लगानी होगी। लेकिन रुकिए, आप अपनी मर्जी से 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते। यहाँ आपको लॉट साइज का ध्यान रखना होगा, और इस आईपीओ के लिए ये लॉट साइज 800 शेयर्स का रखा गया है। मतलब आपको 800 के मल्टीपल्स में ही अप्लाई करना होगा, और इसी लॉट साइज से कैलकुलेट होता है हमारा अगला सबसे क्रिटिकल डेटा पॉइंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इस आईपीओ में कम से कम 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना जरूरी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको कम से कम 2,40,000 रुपए लगाने होंगे। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये क्लियरली दिखाता है कि इस तरह के एसएमई आईपीओज में एंट्री लेने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए। अब जरा टाइमलाइन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये आईपीओ 5 मई 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और सिर्फ 2 दिन बाद 7 मई को बंद हो जाएगा। 8 मई को ये क्लियर हो जाएगा कि किसको शेयर्स मिलें और किसको नहीं, और फाइनली 12 मई 2026 को ये कंपनी BSE SME एक्सचेंज पर ट्रेड करने के लिए ऑफिशियली लिस्ट हो जाएगी। ओके, तो अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर, कंपनी का विकास और उनकी डिजिटल रीच। आइए देखते हैं कि इनकी कोर कंपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। यहाँ फिजिकल और डिजिटल प्रेजेंस का एक गजब का बैलेंस देखने को मिलता है। 22 स्टोर्स और 6 वेयरहाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन जरा इनकी इंस्टाग्राम कम्युनिटी देखिए, 4.57 लाख फॉलोअर्स। आज के टाइम पर इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया एंगेजमेंट होना बहुत बड़ी बात है। ये साफ दिखाता है कि लोग इस ब्रांड को जानते हैं और इसके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगर हम इनके रेवेन्यू मॉडल को देखें तो इनका फ्रेंचाइजी मिक्स बहुत ही स्मार्ट है। इससे होता यह है कि कंपनी को खुद से बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता और एक्सपेंशन भी तेजी से होता है। इनके पास अलग अलग प्राइस पॉइंट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं और कमाई के कई रास्ते हैं, जैसे ऑनलाइन सेल्स, फ्रेंचाइजी और B2B। और हाँ, इनका डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C नेटवर्क भी काफी सॉलिड है, जो सीधे कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन देखिए, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो होते ही हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, और एकदम न्यूट्रल होकर उन संभावित कंपनी रिस्क्स को एनालाइज करते हैं जिनका जिक्र खुद कंपनी के पेपर्स में किया गया है। प्रोस्पेक्टस में जो ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि रिकॉर्ड स्टूडियोज के पास अपनी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। जी हाँ, ये खुद कुछ नहीं बनाते। ये अपने सारे प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं या फिर बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
इनका पूरा फोकस सिर्फ सोर्सिंग, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट्स को बेचने पर है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। एक तरफ आपके पास इतना शानदार और विशाल ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने ही प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह से बाहरी लोगों पर डिपेंड है। जरा सोचिए, अगर कल को किसी वेंडर के साथ कोई इश्यू हो जाए या सप्लाई चेन में कोई रुकावट आ जाए, तो इसका सीधा असर इनके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर पड़ सकता है। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, हमारा फाइनल टेक अवे। इस पूरे एनालिसिस को समराइज करते हैं। अगर हम मेन पॉइंट्स को एक साथ रखें तो 2021 में शुरू हुई इस कंपनी ने ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी का यूज करके बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई है। इनके पास एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल कम्युनिटी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स के लिए 2.4 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। और सबसे अहम बात, खुद की मैन्युफैक्चरिंग ना होना एक ऐसा स्ट्रक्चरल रिस्क है जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस सुपर कॉम्पिटिटिव कॉस्मेटिक मार्केट में क्या एक बेहतरीन ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी बाहर से प्रोडक्शन करवाने वाले जोखिमों को बैलेंस कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।